हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय जो हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन की, जितने भी सम्मेलन इम्पोर्टेंट हैं, संस्थापक कौन है, किसके शासनकाल में कांग्रेस बनी, पूरा डिटेल से देखेंगे। और यहाँ से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, पुलिस हो, हर जगह इसके प्रश्न आप देखे सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि कहीं से भी एक प्रश्न छूटने की संभावना ही समाप्त हो जाए। आइए देखते हैं, जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द का जो उत्पत्ति है वो उत्तरी अमेरिका में होती है। उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द आया है और उसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है लोगों का समूह। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस का क्या अर्थ होता है, तो लोगों का समूह होता है। देखिए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है और इसको संस्थापक हैं E.O. ह्यूम, एलन एक्टोबियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के हैं और भारतीय सिविल सर्वेंट हैं और रिटायर हो जाते हैं तो शिमला में ही बस जाते हैं। और उस समय जो भारत के गवर्नर है वो है लॉर्ड डफरिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। हालांकि डफरिन से बाद में कांग्रेस मतभेद हो जाता है तो उसने अल्पसंख्यकों का समर्थक कांग्रेस को कहा था, सूक्ष्म लोगों का ग्रुप कांग्रेस को बोलते हैं लॉर्ड डफरिन। हालांकि आप जानते हैं कि 1884 में E.O. ह्यूम ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ये कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसका सम्मेलन पुणे में होना था। लेकिन उस समय प्लेग जैसी महामारी हमेशा आती रहती थी, तो पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह स्थान बदल दिया गया। अब यह स्थान बम्बई में आ गया और बम्बई में संस्कृत एक विद्यालय है, गुरुकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में, वहाँ पर यह सम्मेलन होता है। और ये 28 दिसंबर 1885 को होता है, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सभी काफ़ी पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा इसमें वकील लोग थे। ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता किए थे वो बोमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। और महासचिव थे वो E.O. ह्यूम थे। E.O. ह्यूम को महासचिव बनाया गया था। और इसका जो नाम कांग्रेस पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बना था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये उपस्थित नहीं हुए थे इसके पहले सम्मेलन में। अब इसका दूसरा जो सम्मेलन होगा वो 1886 में कलकत्ता में होता है। कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1886 में कलकत्ता में होगा और अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नौरोजी। आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं और सबसे पहले धन का निष्कासन जो सिद्धांत है उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने ही अपनी पुस्तक ब्रिटिश रूल अनरूल इन इंडिया में उन्होंने लिखा था कि भारत से धन का किस प्रकार निष्कासन इंग्लैंड जा रहा है। तो धन के निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने ही दिया था। और ये दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर एक सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो जाता है। ये द्वितीय जो सम्मेलन होता है कांग्रेस का कलकत्ता में। और यहाँ इसके अतिरिक्त 2 सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है। वो है एक 1893 लाहौर अधिवेशन, एक फिर दोबारा एक 1906 कलकत्ता अधिवेशन। यानी 3 बार दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये मद्रास अधिवेशन में तीसरा हुआ था और 1987 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में वार्षिक निर्धारण समिति का गठन हुआ था। इस अधिवेशन की जो उपलब्धता है, एक तो उपलब्धता ये है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, दूसरी उपलब्धता ये है कि वार्षिक निर्धारण समिति का गठन हुआ था। हालांकि अभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब जो नेक्स्ट है, ये भी कई बार एग्जाम में जो चौथा अधिवेशन है पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। इस तरह से भी पूछेगा या इस तरह से भी पूछेगा ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन वो किसी भी तरह से पूछे तो उसमें जो होगा ना आंसर होगा वो जॉर्ज यूल थे। चौथे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था और ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था। नेक्स्ट जो कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो त्रिगुट था लाल बाल पाल, आप जानते हैं ये गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किए थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी, तो एक बार भी नहीं किए थे बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की अध्यक्षता। फिर एक सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये पूछा जाता है। और इसी में कांग्रेस में फूट पड़ गया, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बन जाती है। ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए कि कांग्रेस फूट, इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बढ़ जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 1912 में जो 27वां अधिवेशन होता है पटना के बांकीपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार का पहला अधिवेशन है कांग्रेस का। आप जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। एक 1912 में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे RN मधोलकर अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरा 1922 में गया में होगा, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे हैं। और फिर एक अविभाजित बिहार, यानी उस समय ये 1940 में होता है, झारखंड में पड़ता है। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद करते हैं और ये ड्यूरेशन 40 से 46 तक सबसे लंबा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उस बीच में कोई अधिवेशन ही नहीं होता है। और सबसे युवा अध्यक्ष भी है कांग्रेस के, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद, और हमारे शिक्षा मंत्री भी बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अविभाजित बिहार को इंक्लूड कर दें तो 3 बिहार में अधिवेशन हुए थे और पहला अधिवेशन यही 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में था। और इस अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इससे पहले कांग्रेस का पिता उनको नहीं कहा गया था। कांग्रेस के संस्थापक जरूर थे, जनक जरूर कहा जाता, लेकिन इस अधिवेशन में उनको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। नहीं, कांग्रेस के पिता A.O. ह्यूम ही रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अधिवेशन कांग्रेस का वो इम्पोर्टेंट है, वो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। आप जानते हैं कि ये अधिवेशन कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। 1916 में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इस अधिवेशन में नेहरू भी भाग लेते हैं, गांधी भी भाग लेते हैं। और ये जो बिहार की समस्या है चंपारण की तिनकठिया प्रथा, उस समस्या को लेके बिहार के जो चंपारण के कृषक नेता है राजकुमार शुक्ल भी जाते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी को वो नीलहों के अत्याचार और चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में गांधी को परिचय कराते हैं। और बाद में आप जानते हैं कि 1917 में गांधी चंपारण में आते हैं और चंपारण सत्याग्रह होता है। ये सब हम लोग भी देखेंगे, नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा चंपारण सत्याग्रह उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें गांधी और राजकुमार शुक्ल की मीटिंग होती है, मिलते हैं गांधी से। और इसमें नरम दल और गरम दल जो 1907 में अलग हो गए हैं वो मिल जाते हैं। यानी उग्रवादी जो कांग्रेस के नेता है वो
मिल जाते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो जाता है। दोनों लोग यहाँ मिल जाते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी यहाँ मिल जाती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहा है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अब हम लोग देखेंगे 1917 का भी लखनऊ अधिवेशन इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यह 1917 में 32वां अधिवेशन है कांग्रेस का, जो कोलकाता में हो रहा है। यह अधिवेशन 1970 में कलकत्ता में हो रहा है, कलकत्ता, और जिसकी अध्यक्षता कर रही है एनी बेसेंट। और प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है, आप जान रहे हैं, वो भारत में आई है और यहाँ मूवमेंट चला रही है। और जो होम रूल आंदोलन है वो भी आयरलैंड से ही प्रभावित होकर यहाँ चल रहा है। पहले आयरलैंड में इस तरह का मूवमेंट चल रहा था, तो वो भी चलाती है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया इनकी जो पुस्तक है, बहुत पूछा जाता है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है, तो एनी बेसेंट की है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम कांग्रेस की जो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जहाँ जब भारतीय शब्द जुट गया तो वहाँ 1925 का कानपुर अधिवेशन याद रखना है। 1925 में कानपुर में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू। और बाद में आप देखते हैं जब भारत आज़ाद होता है तो 1947-48 में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी होती है और ये कवियत्री भी है, कविता भी लिखती है, इसीलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ प्रोविंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कविता भी लिखती हैं सरोजिनी नायडू। और ये भी प्रश्न आता है इनसे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो उसमें भी ये सरोजिनी नायडू का ही नाम आता है। और मुख्यमंत्री पर प्रश्न ये आता है तो सुचेता कृपलानी का नाम आता है। और राज्यपाल प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू होती है और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है एक 1922 में बिहार में गया में हुआ था, चित्तरंजन दास सीआर दास जिसकी अध्यक्षता किए थे। आप लोग जानते हैं इसके बाद ही 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का भी गठन किया था इलाहाबाद में, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये लोग महत्वपूर्ण थे। उसके बाद एक 1924 का अधिवेशन है जो पूछा जाता है क्योंकि पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। 1924 में महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, वो 1924 बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव कर्नाटका में है। और बेलगांव अधिवेशन में गांधी ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। एक प्रश्न और गांधी से पूछा जाता है कि गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी पहली बार 1901 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। ऐसा नहीं था कि वो दक्षिण अफ्रीका गए तो एक बार 9 जनवरी 1915 को ही आए, वो बीच बीच में आते रहते थे। इसी क्रम में वो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है महात्मा गांधी से कि भाग लिए थे। दूसरा बात है कि एक और इम्पोर्टेंट है जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम को गाया गया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वंदे मातरम को गाया गया था, तो वंदे मातरम को गाया गया था कब, कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। और वंदे मातरम को लिखा कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका एक एथी है आनंद मठ से बंकिम, उसी में इसकी चर्चा है, उसमें सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा मिलती है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। उसके बाद है 1911 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, और पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया। जनगण मन जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने ही लिखा है जनगण मनगढ़ को, और उन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत अमार सुमार बंगला को भी लिखा है।
तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मनगढ़ को पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, किसने लिखा ये भी पूछा जाता है। फिर स्वदेशी आंदोलन, आप लोग जान रहे हैं कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन चला था। इसी के समय में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का उद्भव होता है। आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर्जन लागू करता है। हालांकि इसकी घोषणा तो 19 जुलाई 1905 को ही होती है, लेकिन 16 अक्टूबर से प्रभावी होता है। उसी के बाद ये स्वदेशी मूवमेंट चलता है, और स्वदेशी मूवमेंट के समय भी जो विदेशी वस्तुओं थी उसकी होली जलाई जाती है। बहुत सारा वहीं पर से गरम दल और नरम दल का उद्भव होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। फिर ये 1907 में विभाजन हो जाता है और 1916 में फिर दोनों मिल जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से सबसे लंबा कार्यकाल 1940 से 46 यानी 6 वर्षों का है। ये 6 वर्ष का इनका जो कार्यकाल है ये है अबुल कलाम आज़ाद, और ये हजारीबाग रामगढ़ में अधिवेशन होता है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका था कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष है। ये सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है। और आज़ादी के बाद तो आप जानते हैं कि सोनिया गांधी का सबसे कार्यकाल लंबा रहा है। देखिए, एक 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुई। तो पूर्ण स्वराज की मांग आप जान रहे हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में होती है, और रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू झंडा भी फहराते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग होती है 1929 में लाहौर अधिवेशन में। फिर एक अधिवेशन होता है 1931 में कराची अधिवेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं कराची अधिवेशन की, और इसमें मूल अधिकार की मांग होती है। मूल अधिकार की मांग और आर्थिक नियोजन जो का प्रस्ताव है, आर्थिक नियोजन प्रोग्राम का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पास होता है। मूल अधिकार और आर्थिक नियोजन ये दोनों इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन और है जो पूछा नहीं गया है, पूछे जाने की संभावना है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, इसी में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो अधिवेशन लखनऊ होता है उसी में इन्होंने ये नारा दिया था। उसके बाद देखिए, ये पूछता है कि कांग्रेस का कौन अधिवेशन गांव में हुआ था, तो ये फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1936-37 में होता है, और ये प्रथम अधिवेशन है कांग्रेस का जो एक किसी गांव में होता है। उसके बाद एक अधिवेशन जो काफ़ी विवादित रहा 1939 का, जो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस जो गांधी हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने अपना अध्यक्ष पद के लिए पटाभी सितार मैया को नाम का घोषणा किया था, और इधर से सुभाष चंद्र बोस लड़े, और दोनों में पहली बार वोटिंग होती है। कांग्रेस में वोटिंग होती है जिसमें पटाभी सितार मैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो गांधी इससे बड़ी आहत होते हैं, और महात्मा गांधी कहते हैं कि पटाभी की हार मेरी हार है, और बाद में वो कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा देते हैं। इसके चलते सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, और जब ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे।
यानी कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ये बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1946 में ही मेरठ में अधिवेशन हुआ था। और जानते हैं कि ये जनरली अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, वो दिसंबर में ही हुआ करते थे, जबकि हमको स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त को। इसीलिए जेबी कृपलानी ही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि उस समय एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में होता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कांग्रेस से एक दो स्टेटमेंट है जो पूछे जाते हैं। ये डफरिन और कर्जन का स्टेटमेंट पूछा जाता है। डफरिन कहता है कि कांग्रेस सूक्ष्म वर्ग या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कर्जन का भी स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि उसकी अंतिम यात्रा या समाप्ति में सहयोग करूं। ये दो स्टेटमेंट कांग्रेस से, स्टेटमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं पूछे जाते। ये दो स्टेटमेंट निश्चित रूप से कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसको याद रखना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक पर जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए ओके, बाय।